तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार की नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 276 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग और उसकी टीम पे एक अनडाइंग बग क्लैन मदर नेस्ट अटैक कर दिया होता है और हमें सीन चेंज कर उसी पिरामिड मदर नेस्ट को दिखाया जाता है जो कि फ्यू किलोमीटर टॉल था, जो कि बहुत ही बड़ा था और उसमें से गोल्ड सी ऑफ लाइट निकल रही थी और उसमें से एक पियर्सिंग स्क्रीम निकल रही थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और ये पियर्सिंग स्क्रीम बहुत ज्यादा गोल्डन बग सोल्जर्स थे जो कि एक साथ चिल्ला रहे थे और ये सभी दो कांड्स में बटे हुए थे। एक तो सिमिलर था ह्यूमन फॉर्म की जैसा जो कि 30 मीटर लंबा था, जो कि कंप्लीटली आर्मर में कवर थे और उनके पीठ पे बग विंग्स मौजूद थे और उनके पास अपनी अलग तरीके की आंख थी जैसा कि आप लोग मधुमक्खी या फिर किसी मक्खी मच्छर में देख सकते हो। और दूसरा था जो कि 100 मीटर लंबा था और उसकी बॉडी मुड़ी हुई होती है और उसका हेड पोर्शन अपने फिल होता है अपनी आंखों से और उसके पास हजारों से लेकर सैकड़ों में आंखें होती हैं और उसके पीठ पे भी पंख होते हैं। और ये सभी अपने अपने डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्जर होते हैं जिनकी कलर भी अलग अलग होती है और उनकी ऑरा इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि स्पेस को भी हिला डाल रही थी। और यहाँ पर जैसे मुंह खोलती है ये सभी अपने अंदर से बहुत ही पियर्सिंग साउंड निकालते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और ये सभी एक साथ चिल्ला रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है इन सारे बंदे को जहाँ पे नाइट आर्मी लीडर क्या था कि जल्दी से भागो और सभी यूनिमो प्लांट से क्यों निकलने लगते हैं और वो अभी बहुत ज्यादा शौक में भी होता है और बहुत ज्यादा डरा होता है। यहाँ पे उस सबसे कहा था 300 इंटरस्टेलर बैटलशिप, यहाँ पे सब लोग निकलो, हमें निकलना होगा। अब देखा जाए तो इन इंटरस्टेलर बैटलशिप की एक्सेलरेशन का स्पीड आखिर इन बग क्लैन सोल्जर से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी अनडाइंग रहेंगे, इनकी एक्सेलरेशन इन इंटरस्टेलर बैटलशिप से कई ज्यादा होती है और ये चाहे तो आराम से पकड़ सकते हैं। और हमें दिखाया जाता कि वो सभी 1000 ऑफ एक्ट सोल्जर एक ही जैसा एक्ट कर रहे थे क्योंकि इसको एक ही क्वीन कंट्रोल कर रही थी। और यहाँ पे वो सभी अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनकी अटैक से पूरा का पूरा स्पेस हिलने लगता है, वहां सब जगह तबाही होने लगती है। यहाँ पे उसका टारगेट वहां पे सारी यूनिवर्स स्पेस होते हैं और वहां पे जहां भी अटैक करते हैं वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के जैसा अटैक हो रहा था जहां पर हर जगह तबाही मच रही थी। अब वो लोग भाग ही रहे होते हैं, यहाँ पे उन सब में वॉयलेंट शॉकवेव भी महसूस होता है और पूरा का पूरा स्पेस कट जाता है और ये एक एपोकलिप्स के जैसा होता है, जैसा कि एक पूरी की पूरी अनडाइंग फौज यहाँ पे अटैक कर दी। आप लोग अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि कितनी लेवल में मास डिस्ट्रक्शन हो रही थी। ये लोग जब आए थे तो पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनकी शॉकवेव भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और अब फिर इन सबको दिखाया जाता है सीन चेंज का यूनिवर्स प्लैनेट का शिफ्ट कर दिखाया जाता जहाँ पे नाइट आर्मी के लीडर के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा चेंज होते हैं और क्या था नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने एक्सटर्नल सिमुलेटर को कर दिया होता है। यहाँ पे वो 30 इनॉर्मस इंटरस्टेलर बैटलशिप को देख रहे होते हैं जो कि उन सबसे भाग रहे होते हैं। वो आर्मर्ड यूनिट कास्टना कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लू फेंग भी अपने डांटों को पीसते हुए कहता है कि हाँ ये तो सच में ज्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पे देखा जाए तो इनकी जो अटैक पावर थी वो बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी इनके अटैक को नहीं ब्लॉक कर पा रहे थे। आखिर इनके अटैक को कौन नहीं ब्लॉक कर पाता। और फिर यहाँ पे बोलता है कि जल्दी करो हमें यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पे लू फेंग उन सबको मोड़ कर देखता है जो कि अनडाइंग बग सोल्जर होता है। यहाँ पे वो सब बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन सब की नजर अभी लू फेंग के अनडाइंग शिप जो कि यूनिमो प्लैनेट का शिप होता है उन्हीं पे हुई होती है और वो लोग लू फेंग की यूनिमो प्लैनेट के शिप की ओर बढ़ रहे होते हैं इसको तबाह करने के लिए। अभी यहाँ पे देखा जाए तो अनडाइंग लेवल में ये आराम से यूनिवर्स ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पे बबाता यूनिवर्स ट्रैवल करने का डिसाइड करते हैं और क्या थी काउंटर स्टार्ट हो गया है। तो ये सुनकर वो गोल्ड आर्मर सी फ्रेंड की कहता है कि ऐसा मत करो, इससे कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि डार्क यूनिवर्स में वो हमसे भी ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। वो अपने मैक्सिमम स्पीड से हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे एक्सेलरेशन से कई गुना ज्यादा है। और डायलिन दहाड़ते हुए क्या था कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए ओल्ड मैन, जल्दी से कुछ सोचो, जल्दी करो नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। और लू फेंग भी उन सबको देखने लगता है
तो ये सारी बातें सुनकर वो गोल्ड आर्मर बंदा कहता है कि कुछ मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद वो उस कंट्रोल रूम से गायब हो जाता है और ये देखकर लू फेंग के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे डायलन उससे कहता है कि एक टेलीपोर्टेशन है, वो शिप के बाहर जा चुका है। तो ये सुनकर लू फेंग बहुत ज्यादा शॉक होता है। जिसके बाद हमें एल्डर सी फेंग को सुनाया जाता है जो कहता है कि रेसिस्ट मत करना, मैं तुम सबको अपने वर्ल्ड के अंदर ले रहा हूँ, इसके बाद तुम लोग सेफ हो सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरा का पूरा शिप ही हवा में से गायब हो जाता है और वहां पे सिर्फ वही गोल्ड आर्मर बंदा बनता है। यहाँ पे वो बंदा कहता है रिपल्सिव बग क्लैम, चलो देखते हैं तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि यहाँ पे तो मैं भागने वाला हूँ। और मैं दिखाया जाता है कि वो 1000 ऑफ गोल्ड बग सोल्जर जब देखते हैं कि ह्यूमन सिर्फ गायब हो चुका है और सिर्फ एक ह्यूमन ही बचा, तो उस पर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एल्डर सिफिंग जो कि टेलीपोर्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि यहाँ का पूरा स्पेस कंडेंस हो चुका है। जिसे देखकर वो अपने दांतों को पीसने लगता है, क्या था बस्टर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो वहां से भागने की कोशिश करता है और बहुत ही जल्दी वो अपने लाइट स्पीड पे आके अपने डार्क यूनिवर्स में एंटर हो जाता है। और वो 1000 ऑफ बग सोल्जर उसका पीछा करते हैं, वो भी अपने लाइट स्पीड में आके वो भी डार्क यूनिवर्स में आ चुके होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दुनिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनिवर्स प्लान का शिप आके स्लो होता है और वहां पे एक जगह रुकता है और कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के मर्तबा थोड़ी सी शांति होती है। लू फेंग, डायलन, 5 सेक्टर लॉर्ड के बंदे, 7 ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बेइंग, पगोडा स्क्वाड्रन, नाइट आर्मी लीडर और सर्वाइवर्स जितने भी होते हैं वो सब अभी सस्पेंस में होते हैं। और यहाँ पे उसने देखा है कि सिर्फ एल्डर फेंग की उन लोगों के वर्ल्ड में मौजूद है और जब वो मरेंगे तो ये सभी ऑब्वियसली मारे जाएंगे, क्योंकि वो उनके वर्ल्ड में है और उनकी गॉड वर्ल्ड में मरना इनका तय था। आखिर वो बचते हैं तभी ये सब बच पाते। लू फेंग डायलन की ओर देखी कहता है कि क्या वो भाग पाएगा, क्या एल्डर सी फेंग क्या उन बग सोल्जर्स से निकल पाएगा। तो डायलन कहता कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तब यहाँ पे वो आर्मर कसना कहता कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, मेरे टीचर की बहुत ज्यादा पावर है। फिर यहाँ पे हमें उन सारे अनडाइंग बेइंग को दिखाया जाता है जिनके लिए ये एक किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। और सब लोग सिर्फ साफ से ले रहे थे और सब लोग अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि सी फैन मरता तो ये सभी मरने वाले हैं। और यूनिवर्स प्लान शिप भी अपने वर्ल्ड से वैनिश हो जाता है और लू फेंग वहाँ पे आ जाता है उसके अंदर। फिर लू फेंग देखता है कि वो एक मिनरल प्लांट है जिसका टेम्परेचर लो है और यहाँ पे वो सभी चारों तरफ देखने लगते हैं और अभी के दरमियान और फिर तभी वहाँ पे वो फिर से आ चुके होते हैं, जिसे देखकर सबको पता चल जाता है कि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। और वो कहता है टीचर, और सब लोग बोलते हैं एल्डर। तो लू फेंग भी कहता है कि एल्डर सी फैन की हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तो बंदा बोलता है कि ये मेरी ड्यूटी है, यहाँ पे कई सारे रिपल्सिव बग थे जिनके साथ डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लकीली मैं अपने स्पेस लॉ और स्केपिंग में प्रोफिशिएंट हूँ और मैं स्पेस लॉ अटैक में कमजोर हूँ, लेकिन देखा जाए तो मैं आराम से भागने में सक्षम हूँ। और यहाँ पे उसने अपने टेलीपोर्टेशन को भी यूज किया होता है, लेकिन तभी वो आर्मर ड्यूड कसना अपने एल्डर के आर्मर पर देखता है। शौक होते हुए कहता है टीचर क्या आप हर्ट हुए हैं। तो उसके आंखों में हमें दिखाया जाता है जिनके आंखों में आंसू होता है और वो कहता है कि हाँ मैं उड़ते समय एक बार उनसे टकरा गया था। यहाँ पे वो कहता है कि वो रिपल्सिव बग्स उनकी स्ट्रेंथ अनडाइंग लेवल की थी। अब यहाँ पे उनके पास कोई दिमाग तो नहीं था, लेकिन वो अपने क्वीन के ऑर्डर्स को ले रहे थे। अगर यहाँ पे 1 वर्सेस 1 से फाइट होती तो वो अनडाइंग से बहुत ज्यादा कमजोर थे और मैं उनको आराम से मार सकता था, लेकिन वो यहाँ पे ग्रुप में अटैक कर रहे थे और यहाँ पे 1000 के होने के कारण यहाँ पे ट्रू अनडाइंग से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इसलिए वो आराम से किसी को भी मार सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं भाग न पाता तो मैं भी मारा जाता, क्योंकि उनकी पावर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर ये सुनकर जितने भी लोग होते सब लोग चुप हो जाते हैं और लू फेंग कुछ नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पे लू फेंग को वही सीन आता है कि कैप्टन प्लैनेट का क्या हाल हुआ था जब मदर नेस्ट वहाँ पे अपीयर होता है और बग सोल्जर वहाँ पे आता है तो उसकी एनर्जी के रिलीज होने के कारण पूरा का पूरा प्लैनेट ही एक्सप्लोड कर देता है। अब पूरे के पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय करना ये बहुत ही हार्ड थिंग होता है। मान लो कि एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है, वो पूरे के पूरे लाइफ प्लान पे मास एक्सपेंशन ला सकता है, जैसा कि अर्थ पे एस्टेरॉइड के गिरने की वजह से हुआ था, लेकिन वो पूरे के पूरे अर्थ को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, सिर्फ वो सतह को डिस्ट्रॉय कर सकता है और प्लैनेट तभी भी सर्वाइव कर जाएगा। बात करें अनडाइंग बेइंग की तो उसे अपने पूरी की पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके एक स्ट्राइक से पूरे के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उसमें भी अपने पावर को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। और बात करें इन सब को तो इन सब ने आते ही पूरे के एक ही झटके में एक ही मूव में पूरे के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आप इस बात से
अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और फिर डायलिन आगे क्या था कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक ही जगह पे अटैक करते और उनकी निशाना भी एक जैसा ही होता। अगर यहाँ पे वो 10,000 टाइम्स एक साथ करते तो आराम से एक यूनिवर्स नाइट के पावर को होल्ड कर पाते हैं। अब यहाँ पे वो सभी लोग उसी सदमे से उभर रहे होते हैं और यहाँ पे सी फैन की उनसे कहता है कि पहली मर्तबा तो ये हुआ कि उनकी कॉन्शियसनेस एक होना चाहिए। पहला तो वो बग क्लैन के जितने भी सोल्जर होते हैं वो मौत से डरते नहीं है। तीसरा कि ये बग क्लैन मर्डरर्स इन सबको अपने कॉन्शियसनेस से कंट्रोल करती है और ये सब अपने पास लॉ को भी इन्फ्यूज करके अटैक करती हैं। और जैसा कि इन सब ने मुझे चेज कर रहा था, इन सब ने अपने स्पेस को कंडेंस करके मुझे टेलीपोर्ट नहीं करने दिया था। यहाँ पे टेलीपोर्टेशन ऐसा ही है जैसा कि एक मछली पानी में तैर रही हो, लेकिन अगर उस पानी को ही जमा दिया जाए तो मछली उसमें तैर नहीं सकती है। वैसे ही उन सब ने किया था, पूरे के पूरे स्पेस को ही फ्रीज कर दिया था जिसके कारण वो वहां से टेलीपोर्ट नहीं कर पाया था। अब यहाँ पे मैं कस्मा को दिखाया जाता जो शौक होते हुए कहता कि क्या वो लोग ओरिजिन लॉ अटैक को भी जानते हैं। तो नाइट आर्मी लीडर कहता कि हाँ ऑफ कोर्स ऐसा होता है, ये बग क्लैन हमारे रेसेस के पाइनिकल में से आते हैं और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और इनकी स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन भी देखी जाए तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी सोल्जर की डायरेक्शन भी तो बहुत ज्यादा होती है। और अब फिर यहाँ पे ऐसी कई सारी बातें होती है जो कि बग क्लैन मदर नेस्ट के बारे में होती हैं, जिनमें से हमें बताया जाता है कि इन बग क्लैन मदर नेस्ट के पास जो नेस्ट होती है जिनमें मदर मौजूद होती है उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, उनकी कॉन्शियसनेस मेंटल कैपेबिलिटीज भी स्ट्रांग होती हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और हमें बताया जाता है कि कोई भी क्वीन जो कि अपने सोल टेक्निक में प्रोफिशिएंट होती है वो आराम से अपने सोल अटैक को भी कर सकती है। और वो क्या था कि अगर यहाँ पे बग क्लैन जो कि सोल इन्वेंशन टेक्निक को जानता तो यहाँ पर वो आराम से मुझे कंट्रोल कर सकती थी और मुझे मार सकती थी। ये सुनकर वो बंदा कहता कि क्या इतना ज्यादा पावरफुल। अब यहाँ पे जितने भी 7 ऑफिशियल लेवल अनडाइन बैंक थे वो भी इन सारी बातों को समझ रहे थे और लू फेंग भी उन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। लू फेंग ने अपने सारी इंफॉर्मेशन से इन सबको जान लिया था और उसे भी इसका डर महसूस हो रहा था कि कितना ज्यादा पावरफुल है। अब बग क्लैन इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि आप इस बात से समझ लो कि गोल्डन और बेस्ट रेस भी इनसे पंगा लेने की नई कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कोर एरियाज में बग क्लैन होते हैं वो आराम से ना खत्म होने वाले बग सोल्जर को बना सकती है जो कि आराम से किसी वॉरियर्स का कॉन्फिडेंस लूज करने में आराम से हो सकता है। लेकिन तभी लू फेंग क्या था कि आके यहाँ पे मदर नेस्ट आया कहाँ से, आके इसकी यहाँ पे हिम्मत आने की कोशिश कैसे हुई। अगर यहाँ पे वॉरियर्स को पता चल गया तो यहाँ पे आके उनको मार सकते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट वॉरियर्स होंगे जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में होंगे, वो आराम से अपने गॉड कंट्री को टेलीपोर्ट करके आ सकते हो, इन सबको मार सकते हैं। अगर मदर नेस्ट यहाँ पे आए हैं तो इनको भी मारा जा सकता है, इन सब के लोकेशन का भी पता चल जाता है। फिर ये सुनकर वो गोल्ड आर्मर बंदा क्या था योर मेजेस्टी यान हाउ और जेफरी ये दोनों उसी बग क्लैन मदर नेस्ट के सोच से कंट्रोल किए जा रहे थे और जैसे ही हमने उनको मारा उन सबको हमारे लोकेशन के बारे में पता चल गया और वो लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए ताकि हम सबका बदला लिया जा सके। और अब फिर उनमें ऐसे ही कई सारी बातें होती और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंट्रोल रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा शांत होता है क्योंकि मदर नेस्ट का खतरा बहुत ज्यादा होता है जहाँ पे उन्होंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया होता है। और यहाँ पर एक ऐसा अटैक था कि एम्पायर लेवल अनडाइन बैंक भी सामना नहीं कर सकता है। लू फेंग नाइट आर्मी लीडर की तरफ देखकर क्या था, नाइट आर्मी लीडर आखिर हमारी आर्मी का सिचुएशन कैसा है। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मैं अभी अपने अनडाइन कंट्रोल रूम से सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी के दरमियान मुझे सिचुएशन का पूरी तरीके से अंदाजा नहीं लगा, इसलिए योर मेजेस्टी लू फेंग आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं सारे अदर अनडाइन बैंक से चेकआउट करता हूं और जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको रिपोर्ट करता हूं। फिर मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे उसने सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया। तो लू फेंग पूछता कि आखिर कैसा रहा, तो उसके फेसेस से कोई साफ बता सकता है कि उसकी कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं। और कहता कि इस बार जो यूजेज लॉसेज हुई है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। वो कहता है कि जब मदर नेस्ट की अनडाइन आर्मी यहाँ पे अपेयर हुई थी अपने गॉड कंट्री को लेकर तो आती यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन की थी जहाँ पे कई सारे यूनिवर्सल लेवल डोमेन लॉर्ड लेवल फ्यूज सेक्टर लॉर्ड के बंदे वहाँ पे जितने भी मिशन में आए हुए थे एक ही झटके में मारे गए। तो ये सुनकर लू फेंग चुप हो जाता है कि क्या एक ही झटके में मारे गए।
अब इस एक्सप्लोजन के दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्जर मारे गए थे, यहाँ पे काउंटलेस इनोसेंट सिविलियंस भी मारे जा चुके थे और इस झटके में 10 बिलियन लोग मारे जा चुके थे जो कि उस प्लैनेट पे रह रहे थे। और यहाँ पे नाइट आर्मी लीडर आगे कहता है कि जो भी वहाँ पे बचे वो वहाँ के एक्सप्लोजन से मारे गए थे, क्योंकि उसकी एक्सप्लोजन 10 मिलियन किलोमीटर में बढ़ी, जहाँ पे जितने भी चीज आए थे उन सबको कचरे में भर दी। और यहाँ पे उन्होंने 2 शॉक वेव को लिया था, जिनमें की फर्स्ट शॉक वेव में जितने भी लकी सेक्टर लॉट थे उन सबको डॉज कर पाए, लेकिन जितने भी सेकेंड वेव में आए वो इंस्टेंटली मारे जा चुके थे। फिर वो आगे कहते हैं कि जो लोग इंटरस्टेलर बैटलशिप में आए थे वहाँ पे यूनिवर्स सोल्जर जितनी जल्दी हो चुके थे आ सके थे, लेकिन जब सेकेंड वेव आया तो उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि नॉर्मल अनडाइंग भी होता तो उससे मारा जा चुका होता। और यहाँ तक कि जो उस शिप में हाइड कर रहे थे उनको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है, यहाँ तक कि डोमिन लॉर्ड्स के बंदे उन सेकेंड वेव से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी लाइफ कोई मरी नहीं थी, बस वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। और यहाँ पे वो क्या था कि और बात करें 30 इंटरस्टेलर बैटलशिप की, तो वो अपने यूनिवर्स ट्रेवल को लेके वहां से भाग चुके थे, क्योंकि मर्डर नेस्ट हमारे पीछे ही आ रहे थे। और देखा जाए तो समरी में वो बताता है कि 30 इंटरस्टेलर बैटलशिप में 28 अनडाइंग, 19,023 सेक्टर के बंदे, 5,990 डोमेन लॉर्ड्स के बंदे और 0 यूनिवर्सल लेवल सर्वाइव थे, मतलब इतने ही बचे हुए थे। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। अब ये सुनकर लू फेंग भी बहुत ज्यादा सदमे में चल रहा है क्या कि इस बार तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। देखा जाए तो 30 इंटरस्टेलर बैटलशिप में 30 अनडाइंग, 3,000 सेक्टर लॉर्ड के बंदे, 30,000 डोमेन लॉर्ड्स के बंदे और 3 लाख यूनिवर्सल लेवल के सोल्जर बंदे थे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक ही अटैक में जितने भी यूनिवर्सल लेवल के सोल्जर थे एक ही शॉकवेव में मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि जो शिप में भी बैठे हुए थे उनसे छिपे हुए थे, उनके फैब्रिक एक्सप्लोजन के कारण वो सब मार जा चुके थे, क्योंकि यूनिवर्सल लेवल का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और बात रही कई सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे, तो वो रियली हेड आउट नहीं किए थे, वो शिप में आ चुके थे, इसलिए यहाँ पे आधा से ज्यादा वहां सर्वाइव कर पाए थे। और यहाँ पे डोमेन लॉर्ड के बंदे 1/5 अपने सर्वाइव कर गए थे, क्योंकि बाकी सारे अपने टारगेट्स को हंट करने गए हुए थे। और यूनिवर्सल लेवल तो वो सब मारे जा चुके थे। और अब फिर यहाँ पे डायरेंट पूछता कि आखिर 2 अनडाइंग विंग कैसे मिले, तो यहाँ पे नाइट आर्मी लीडर कहता है कि सर्वाइवर्स के मुताबिक 30 इंटरस्टेलर बैटलशिप स्पेस में फ्लोट कर रहे थे, वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ यूनिवर्सल सोल्जर वहां पे अपने टारगेट्स को मार रहे थे और सिर्फ 2 ही अनडाइंग विंग बचे थे जिनको शिप में जाना था। लेकिन जब बकक्लैन मदर नेस्ट वहां पे टेलीपोर्ट आया तो वहां पे कई सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स गैदर हो गए और पहले ही उन्होंने उस अनडाइंग विंग पे अटैक कर दिए और इसी के कारण वो नहीं बच गए। अब फिर यहाँ पे वो सभी इसी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन फिर लू फेंग पूछता है कि ये मिशन आखिर ये कैसा चल रहा है, और लू फेंग के मन में सडनली उन 70 ग्रुप्स आर्मी के बारे में पूछता है कि आखिर उनके रिजल्ट कैसे हैं, जो कि उन्होंने हंटिंग मिशन को किया होता है। तो नाइट लीडर आर्मी कहता है कि कृपा कर थोड़ा सा रुकिए, जिसके बाद वो अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेजता है ताकि वो 70 अनडाइंग कमांडर से बात करे। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखों को खोलता है और वो कहता है कि अभी भी ठीक चल रहा है, वो सभी के पास इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी अपने 70 ग्रुप्स को के मिशन को कर रहे हैं, जिसे सुनकर लू फेंग को थोड़ा सा आराम मिलता है। अब देखा जाए इन काउंटलेस पीपल में उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बान कर दिया था, स्पेशली 3 लाख यूनिवर्सल लेवल के बंदे, जो कि इतना मायने तो नहीं रखता है, लेकिन बहुत ज्यादा घाटा हुआ था। और ये वॉर ये रेस वॉर थी जिनमें कि पूरे के पूरे रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और यहाँ पे लू फेंग इन सबको सोच करके आता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नहीं तो अगर ये अर्थ पे होता तो न जाने लू फेंग पे क्या बीतता। और यहाँ पे अब फिर लू फेंग उससे पूछता है कि यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो वो बंदा कहता है हाँ। और लू फेंग पूछता है कि क्या वो 3 सेक्टर लॉर्ड के बंदे क्या वो जिंदा पकड़े गए, तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि हाँ वो 3 सेक्टर लॉर्ड के बंदे ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं और यहाँ पे 90 मिलियन टारगेट्स मारे जा चुके हैं। और सेपरेट किया जाए तो सभी 368 प्लैनेट्स पे बटे हुए हैं। और हमारी नंबर देखी जाए तो डेंसिटी के मुताबिक 7 लाख आर्मी 368 स्मॉल ग्रुप में बटी हुई। ये सुनकर लू फेंग भी हामी भरता है। लेकिन यहाँ पे फिर वो आगे क्या आता कि हमारे प्लान के मुताबिक यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो कहता है इनवॉय मुझे माफ करिएगा, लेकिन यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है। 368 प्लैनेट पे हमारी लोकेशन से 12 बंदे वहां से भाग चुके हैं। तो ये सुनकर लू फेंग थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। और यहाँ पे लू फेंग का वही डर था जो कि उसको लगा हुआ था
कितने सारे बंदों के मारने के दरमियान कोई ना कोई तो भाग ही सकता है और मिशन के दरमियान अगर लू फेंग का एक भी बंदा बचता तो लू फेंग का यह मिशन फेल माना जाता है और यहाँ पे 1.2 मिलियन तो कुछ ज्यादा ही बचने वाला है। फिर लू फेंग पूछता कि आखिर वो सब भागे कैसे, तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि यहाँ पे मेन थिंग ये है कि हमें 368 प्लैनेट्स पे जाना है जो कि 100% एक पे ही नहीं है और हमें यहाँ पे गए थे प्लैनेट मोसी पे जहाँ पे अपर लेवल मैनेजमेंट थी, जहाँ पे पार्टनर प्लैनेट बने हुए थे। वहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डर किया और जिसने भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की उसे मार दिया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हमने वहाँ पे सिर्फ 111 बंदे को ही वहाँ भेजा था ताकि उनको मार सके, लेकिन उन्हीं लड़ाई के झगड़े में वहाँ पे 39 बंदों में से 27 मारे गए, वहीं से 12 बंदे भाग गए। तो ये सुनकर लू फेंग के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते और क्या था उन सबको ढूंढो और वहाँ उन सबको मारो, कैसे भी हो हमें उन सबको मारना ही होगा। तो नाइट आर्मी का लीडर क्या था, ऑफ कोर्स हम लोग उसे जरूर मारेंगे। और यहाँ पे लू फेंग ऐसी ही बातें करनी। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या लू फेंग उन 12 बंदों को ढूंढकर मार पाता है या फिर नहीं, और उन 3 सेक्टर लॉर्ड का बंदों का क्या होता है, क्या लू फेंग उन्हें पर्सनली फाइट करता है, क्या लू फेंग उन सबसे जीत पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।